हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञानशाला। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं जहां हमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी को गर्म करना या उबालना, पानी से बर्फ़ को जमाना, मोम को पिघलाना, लोहे की छड़ को लाल गर्म करना। इन सभी उदाहरणों में आपने कुछ न कुछ परिवर्तन या बदलाव को देखा है। तो आइए चर्चा करते हैं कि परिवर्तन या चेंज क्या होता है। चेंज का अर्थ होता है भौतिक गुण या रासायनिक गुण में बदलाव या परिवर्तन आना। अब भौतिक गुण क्या होते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ की आकृति, शेप, आकार, साइज, रंग, कलर, अवस्था, स्टेट को भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अभी हमने सबसे पहले उदाहरण में चर्चा की कि पानी को गर्म करना या उबालना। इसमें पानी अपनी तरल अवस्था में है और उबालने पर यह वाष्प या गैस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ अवस्था में परिवर्तन आया है, यह द्रव से गैस में परिवर्तित हुआ। दूसरे उदाहरण में पानी से बर्फ का जमना, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आना, यहाँ पे भी अवस्था का परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना। अगला उदाहरण था लोहे की छड़ को लाल गर्म करना। यहाँ पर लोहे की छड़ का रंग परिवर्तित हुआ है। आपकी पुस्तक में भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कागज़ का एक टुकड़ा लीजिए वर्गाकार और उसे छोटे छोटे वर्गाकार टुकड़ों में काटिए और फिर पुनः उसे मेज़ या फर्श पर रखकर जोड़िए। क्या वह अपने मूल आकार में आ जाता है? ये सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। आइए अब हम भौतिक परिवर्तन को समझते हैं। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जो उसके भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, माप तथा अवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे की छड़ को जब हम अत्यधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह लाल हो जाती है और उसे पुनः ठंडा करने पर वह अपने मूल रंग पर आ जाती है। इसमें लोहे के गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, और यह परिवर्तन जो हुआ है यह भी अस्थायी होता है और यह रिवर्सिबल होता है। आपकी पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें से कागज़ के टुकड़े को वर्गाकार आकार में छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इसमें कागज़ का आकार बदलता है परंतु कागज़ की मूल प्रकृति या गुण वही रहता है। एक अन्य उदाहरण में पानी से बर्फ़ को जमाना और फिर पुनः बर्फ़ को पिघलाकर पानी बनाना। इसमें भी अवस्था का परिवर्तन होता है और पानी का मूल गुण वही रहता है। इसके कुछ और उदाहरण हैं जैसे कांच का टूटना और कांच को पुनः पिघलाकर नया आकृति बनाना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को एल्यूमिनियम फाइल में बदलना, जमे हुए घी को पिघलाना, रबर बैंड को खींचना, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, जिसमें कि रबर बैंड खींचने पर उसका आकार बढ़ जाएगा और छोड़ने पर वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, नमक का पानी में घुलना, जल में शक्कर का विलयन बनाना, सूखे कपड़ों का गीला होना। ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण थे। आइए अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानें। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया से तो आप सभी अच्छे से परिचित हैं। यदि हम लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो नमी के संपर्क में आने पर इस पर एक भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यही प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात नए पदार्थ की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होता है या अलग होता है, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अभी हमने लोहे पर जंग लगने का एक उदाहरण देखा था। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, जिससे कि जंग भूरे रंग की परत के रूप में हमें दिखाई देता है। इसमें लोहे की प्रकृति बदल जाती है और वह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक नया पदार्थ बन जाता है। यह रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है और यह अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। हम पुनः उससे लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी पुस्तक में एक अगला उदाहरण दिया गया है कि एक मैग्नीशियम की पतली फीता को लेना है और उसके दोनों सिरों को हमें रेगमाल साफ कर लेना है और एक सिरे को चिमटे की सहायता से पकड़ना है और दूसरे सिरे को मोमबत्ती पर ले जाकर उसकी लौ से जलाना है। मैग्नीशियम का फीता सफ़ेद चमकदार प्रकाश के साथ जलने लगता है और पूरी तरह जलने के बाद यह ऐश या राख में बदल जाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि राख के रूप में हो। यहाँ मैग्नीशियम की रासायनिक प्रकृति बदलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में हो जाती है और एक नया पदार्थ बनता है
साथ ही साथ यह एक स्थायी पदार्थ है और रिएक्शन अनुत्क्रमणीय है, अर्थात इरिवर्सिबल रिएक्शन है। पुस्तक में एक और क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें हमें एक बीकर लेना है और उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट घोलकर उसका विलयन बनाना है। अब इस विलयन में हमें कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी है और इसके बाद थोड़ा सा विलयन निकालकर नमूने के तौर पर अलग रख लेना है। अब कॉपर सल्फेट के शेष विलयन में हम एक कील का टुकड़ा डालकर उसे कुछ समय के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के बाद बीकर का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि कॉपर सल्फेट जो विलयन ब्लू रंग का था वो अब हरे रंग का हो चुका है। विलयन का यह हरा रंग आयरन सल्फेट के कारण हो गया है। अब आयरन सल्फेट के विलयन से हम कील को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि उस पर एक भूरे रंग की तांबे की परत चढ़ गई है, अर्थात कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं कि हमें सिरके का विलयन दिया गया है और उसमें हमें थोड़ी सी मात्रा सोडियम बाइकार्बोनेट की डालनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में भेजा जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं जैसे मनुष्य में पाचन की क्रिया। मनुष्य में पाचन रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। कच्चे फलों का पकना, उसमें भी रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। पॉलीथीन का निर्माण, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी या कोयले का जलना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब हम पटाखों को जलाते हैं तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और इसमें ऊष्मा और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अलावा जब हमारे घर में खाना या भोजन बासी हो जाता है और कुछ समय बाद उसमें सड़न उत्पन्न होने लगती है तो उस बासी भोजन से हमें दुर्गंध आने लगती है। यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि हम एप्पल या सेब को काटकर थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दें तो उस पर एक भूरे रंग की परत बनने लगती है या उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। यह आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होता है। एप्पल में आयरन पाया जाता है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है जिसके कारण उस पर भूरे रंग की परत उभर आती है। यह भी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। डियर फ्रेंड्स, आपने ओजोन परत या सुरक्षा छतरी के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। ओजोन परत वायुमंडल में पाई जाने वाली एक परत है जो कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उसे धरती तक नहीं पहुंचने देती। ये पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेस मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कैंसर को उत्पन्न करते हैं। ओजोन परत एक प्राकृतिक आवरण है जो हमें इन विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु आजकल अत्यधिक CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग के कारण ओजोन की परत अपघटित होने लगी है और सीधे सूर्य के प्रकाश से यह पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगी है जिससे कि पृथ्वी का ताप अत्यधिक बढ़ने लगा है। ओजोन परत का अपघटन भी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग स्टडी करेंगे 6.3 लोहे में जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहा ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आता है तो यह आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है जो कि भूरे रंग की जंग के रूप में हमें दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि लोहे का उपयोग बड़े बड़े पुल, ट्रक, जहाज आदि बनाने में किया जाता है। यदि इन पर जंग लगेगा तो यह लोहे की धातु कमज़ोर होकर जल्दी नष्ट हो जाएगी। अब इस जंग से रोकथाम कैसे की जाए, इसके लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, अर्थात धातु पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। इस परत को चढ़ाने के बाद उन लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगता। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील, जिसमें लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिस पर जंग नहीं लगती। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। आइए एक प्रयोग करके देखते हैं। एक बीकर लेंगे, उसमें हम 1 कप जल ऐड करेंगे और कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उसमें डालेंगे और धीरे धीरे उसे गर्म करेंगे। अब इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और उसे तब तक मिलाते जाएंगे जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। अब इस गर्म विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे और ठंडा होने के लिए बिना हिलाए एक तरफ रख देंगे। कुछ घंटे पश्चात विलयन का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विलयन में हमें कुछ क्रिस्टल दिखाई देते हैं
जो कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं। दोस्तों, आज हमने चैप्टर नंबर 6 में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, गनाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, लोहे पर जंग लगने आदि प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। अब आप पुस्तक के अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है आपको यह चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट. Don't forget press bell icon for all the notification. And thank you so much for watching this video. Thank you to all.